Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. We are currently dealing with functions of management and already we have completed with planning part. Now we will start from page number 20 in your textbook, and that is organizing. Organizing. What is organizing? प्लानिंग तो ठीक है, हमने कर लिया. कोई भी गोल को अचीव करने के लिए आप पहले प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग करने के बाद जो गोल आपको अचीव करना है उसके लिए रिसोर्सेस को इकट्ठा करना पड़ता है. तो ये जो एक प्लेस पर लाने की प्रक्रिया है, एक प्लेस पर लाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग. मींस इकट्ठा करना, जमा करना, सिस्टमैटिकली उसको यूज करना. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस. देखो क्या चीज बोला, दो चीज बोला. आइडेंटिफाइंग मतलब पहले पहचानो कि आपको क्या चाहिए. सेकंड, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, और उसे लेकर के आओ. है ना, सारी चीजों को हम क्या करेंगे, जमा कर रहे हैं. टुगेदर सच एज मेन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड. तो यहां पर जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है इसको उन्होंने 5M की कैटेगरी में रख दिया. 5M क्या है ये 5M? सो men, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड. आप कोई भी एक एक्टिविटी को कंसीडर कीजिए. फॉर एग्जांपल, आपको सैंडविच बनाना है. यू वांट टू मेक अ सैंडविच. ठीक है, ये आपका गोल है. आपने प्लानिंग किया कि सैंडविच पार्टी मुझे देना है, तो मेरे कितने फ्रेंड आएंगे और कितने बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, कब हम लोग सैंडविच के सारे प्रिपरेशन कंप्लीट करके उसको ग्रिल करेंगे और सर्व करेंगे. ठीक है ना, ये आपने क्या किया, प्लानिंग किया पूरा अकॉर्डिंगली. फिर आप क्या करोगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग की बारी आएगी. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, सबसे पहले मैन, आपने बोला पार्टी 9 o'clock की है, तो आप अपने कुछ फेवरेट फ्रेंड्स जो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको आप पहले 7 o'clock को ही बुला लेंगे, एट 7 PM. ठीक है ना. अच्छा, 7 PM को क्यों बुला लिया, ताकि बहुत सारा काम करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा. उसके बाद आप उनको क्या देंगे, मनी देंगे, ताकि मार्केट से जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, है ना, ब्रेड हो, सैलेड्स हो, सॉसेस हो, ये सारी चीजें आप मंगाएंगे. ठीक है, तो आप उसके लिए पैसे देंगे. फिर उसके बाद सारे मटेरियल जो हैं आपके पास आ जाएंगे. फिर मशीन, आपको जो सैंडविच प्रिपेयर करना है उसके लिए ग्रिल मशीन लानी पड़ेगी. ठीक है ना, तो किसी फ्रेंड को आपने बोला या परचेस करके लेकर के आ गए. उसके बाद जिसको बनाना आता है उससे मेथड सीखेंगे कि किस मेथड से हमें सैंडविच प्रिपेयर करना है. तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया सैंडविच का, कि आपको एक सिंपल पार्टी भी रखनी है तो उसके लिए भी ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है. क्या क्या ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड. और सिमिलर वे, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटली काम कर रहे हो तो वहां पर भी आपको सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, दैट इज मैन. Second, you need capital, that is money. Then you need material, then machine, and you need method to do it. ठीक है. Grouping and arranging them properly for achieving the objectives. और इनका क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, तब जाकर के आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे. In planning, the management decides what is to be done in future, whereas organizing functions decide the way and means to achieve. देखिए, प्लानिंग जब हमने पढ़ा
तो उसमें ज्यादातर बात हो रही थी कि क्या करना चाहिए फ्यूचर में, व्हाट इज टू बी डन। और यहां पर क्या बात हो रही है, जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर फोकसिंग टू डिसाइड वेज एंड मीन्स, मतलब हम रास्ते तलाश रहे हैं, हम रिसोर्सेस देख रहे हैं कि उसके थ्रू कौन से गोल को हम अचीव कर सकते हैं। व्हाट हैज बीन प्लान, मतलब प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हम रास्ते तलाशते हैं और रिसोर्सेज ढूंढते हैं। ठीक है, this function is important for execution of the plan which have been prepared by top level management people। तो प्लानिंग को जब हमको एग्जीक्यूट करना है, रियलिटी में लेकर के आना है, इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी मच नेसेसरी। विदाउट मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड, यू कैन नॉट गो अहेड विथ प्लानिंग। प्लानिंग को आप आगे लेकर के जा ही नहीं सकते हो। द सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कफोर्स, physical, financial, and information resources are established in the process of organizing। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है, सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब इस तरीके से अरेंज करना, किसको अरेंज करना, वर्कफोर्स को, फिजिकल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता है, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन, हम कभी कभी बात करते हैं ना, ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वर्ड आ गया, मतलब हम किसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर। तो जब आप ये वर्ड सुनते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, किसी स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। It is a unit or a group of people who come together to achieve a common goal, whereas organizing is a process and a function। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए। ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई बिल्डिंग नहीं है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक संगठन है। जबकि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, उसका प्रोसेस है, उसका फंक्शन है, उसका काम है। सम ऑफ द डेफिनेशन आर एज फॉलोज। तो यहां पर हमें मूनी एंड रेली इन्होंने डिफाइन करके बताया है, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। देखिए कितना सुंदर तरीके से बताया, वेरी ब्यूटीफुल लाइन। ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन, कोई भी टाइप का एसोसिएशन हो, फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। आपने एक सिंगल गोल रखा हुआ है और उस गोल को अचीव करने के लिए आप किसी भी प्रकार का एसोसिएशन बनाइए, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी तरीके से कुंट्स एंड ओडोनेल इन्होंने डिफाइन किया, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा, कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनकी ग्रुपिंग हो रही है। नेसेसरी टू अकम्प्लिश गोल्स एंड प्लान्स, जो जरूरी है हमारे गोल और प्लान को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए। द असाइनमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज टू appropriate departments and the provisions of authority, delegation and coordination। तो इसका क्या किया जाता है, ये जो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी है, ये असाइन किया जाता है किसको, अलग अलग डिपार्टमेंट को, प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी को, है ना, और जो भी डेलीगेशन है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है। अल्टीमेटली यहां पर बार बार वेज एंड मीन्स की बात हो रही है, रास्ते और रिसोर्सेस, उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। हेयमैन, हेयमैन डिफाइन करते हैं, थियो हेयमैन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। पहले तो डिफाइन कर रहे हैं, फिर ग्रुपिंग कर रहे हैं एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, और उनके बीच में क्या डेवलप करना, रिलेशनशिप डेवलप करना। कौन सी, अथॉरिटी रिलेशनशिप। इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द मैनेजर डिफाइंस,
departmentalizes and assign activities so that they can be most effectively executed. तो यहां पर मैनेजर का काम है, क्या काम है? वो डिफाइन करना कि करना क्या है, कैसे करना है, मेथड क्या होगा। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन है ना, वो अपने जो एक्टिविटीज है उसको वेरियस डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे। एंड असाइन एक्टिविटी, और हर एक डिपार्टमेंट को उसका काम दे देंगे। फॉर एग्जांपल परचेस डिपार्टमेंट मैंने बना दिया तो वो सिर्फ परचेस से रिलेटेड वर्क करेगा। मैंने एडवर्टीजमेंट इन सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया तो वो सेल्स से रिलेटेड काम करेगा। मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया तो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करेगा। यस, तो इस तरीके से सब अपना अपना गोल अचीव करेंगे और इन सब के बीच में क्या होगा? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग करके फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है? तो जब आप ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर तरीके से करते हो, है ना, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप एक सैंडविच बना रहे हो या आपने सैंडविच की पार्टी थ्रो की है, तो यहां पर अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर नहीं होगा तो कहीं ना कुछ पार्ट मिसिंग हो सकता है आपके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो और कोई इंग्रेडिएंट्स जो आपने मंगाया था वो पहुंच ही नहीं पाया, है कि नहीं? तो पहला पॉइंट यहां पर आता है, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटी प्रॉपरली करते हो तो ये आपको मदद रूप बनता है, हेल्पफुल हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में एज वेल एज ऑपरेशन। कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने में एक हेल्प करता है। Organizing process leads to identify and to group the activities। पहले तो एक्टिविटीज को पहचानना और उसको ग्रुप उसका बनाना। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक्टिविटीज को ग्रुप करना और किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को असाइन करना, ये किसका काम है? ये है एडमिनिस्ट्रेशन का काम। वेयर एज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट इज ऑपरेशनल एक्टिविटी। फिर उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करना जैसा कि ऑपरेशनल एक्टिविटी है। Thus organizing facilitate administration as well as operation of the organization। तो यहां पर अगर आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी का काम और ऑपरेशन दोनों स्मूथली कंडक्ट होते हैं। ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क एंड द एम्प्लॉय। किसका किसका ग्रुपिंग करना है? एक तो टास्क एक्टिविटी है ना, दूसरा एम्प्लॉय। देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेज। प्रोडक्शन बढ़ेगा और वेस्टेज कम होगा। अगर आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग की है, क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। और क्या कम होगा? वेस्टेज कम होगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल। तो कहीं पर भी अगर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? एक ही वर्क को कोई दूसरा भी रिपीट कर रहा है, तो इससे टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो वो डुप्लीकेशन को हमको क्या करना है? निकाल देना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। और इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल, और सही समय पर हम उसको क्या कर पाएंगे? डेलीगेट कर पाएंगे, उस एक्टिविटी को स्टार्ट कर पाएंगे और फिनिश कर पाएंगे। गेटिंग इट एवरीवन? पॉइंट नंबर 2, ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। कैसे स्पेशलाइजेशन? अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर है तो हमने अभी अभी बात की कि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और वेस्टेज कम होगा, है ना। अच्छा, ये हम किस रूप में कर पा रहे हैं? तो हमने सबसे पहले डिफाइन किया कि क्या करना है, एक्टिविटीज को डिफाइन किया और डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, उसको डिवाइड किया वर्क को, और सबको अपने अपने टास्क डेलीगेट कर दिए। इससे क्या होगा? आपने जब वर्क को डिवाइड कर दिया तो उससे आएगा स्पेशलाइजेशन। क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन। Organizational structure is a network of relationship in which the work is divided into units and departments। आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, आपको जो टास्क है, उसको क्या कर दिया गया? यूनिट्स और डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया। सिंपल एग्जांपल, सपोज आप रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप शर्ट, पैंट्स, ट्राउजर्स, ये सब आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है।
तो आपने क्या कर दिया, आपने कटिंग डिपार्टमेंट अलग कर दिया, स्टिचिंग डिपार्टमेंट अलग कर दिया, उसके अंदर फिर जो बटन्स लगाते हैं ऐसे कारीगर, उनका डिपार्टमेंट अलग कर दिया, फिर आयनिंग वालों का डिपार्टमेंट अलग कर दिया और पैकिंग वालों का डिपार्टमेंट अलग कर दिया। फिर आप उसको और सब डिवाइड कर सकते हो, मतलब यूनिट वाइज। अब कहीं पर कटिंग डिपार्टमेंट है ना, तो उसमें भी शोल्डर कटिंग कोई और करेगा, कॉलर की कटिंग और कोई करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो आपने उसमें भी क्या कर दिया, सब डिवीजन करके दे दिया, तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन। जो वर्कर रहेगा ना बहुत माहिर हो जाएगा अपने काम के अंदर, तो क्या होगा, कम समय में वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। दिस डिविजन ऑफ वर्क helps in bringing specialization in various activities of organization। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस एक्टिविटीज में स्पेशलाइजेशन आ जाता है। आपने कई बार व्हाट्सएप या यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे ना, गॉड लेवल वर्कर, वो जो नोट मशीन जितना फास्ट काउंट कर पाता है वो पर्सन भी उतना फास्ट काउंट कर पाता है। या आपने रोटी मेकिंग का वीडियो देखा होगा, कितने स्मूथ और फास्ट तरीके से एक व्यक्ति जो है वो रोटियां बनाता है। तो क्या हो जाता है उसके अंदर, वो स्पेशलाइजेशन आ जाता है। एक ही काम बार बार करते करते वो वर्कर उसमें क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। उसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। सो स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटी लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो उससे क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति प्रोफेशनल बन जाएगा उस काम में, और इससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 3, डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजिंग में हमारा सबसे पहला टास्क होता है डिफाइनिंग, और यहां पर हम वही काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब। सही व्यक्ति सही काम पर हम लगाते हैं, विच कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग people for various departments according to their qualification, skills and experience। सो राइट मैन ऑन द राइट जॉब, है ना। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से हम देखेंगे कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हम उनको सेट करेंगे किसी पर्टिकुलर टास्क पे। दिस इज हेल्पिंग in defining the jobs properly, which clarifies the role of every person। तो जॉब अगर आपने प्रॉपरली डिफाइन किया है तो हर एक व्यक्ति का रोल क्लियर होगा, उनमें कुछ डाउट नहीं होगा। देखो कभी कभी होता है ना, आपने मैचेस देखा होगा, तो मैच का जो ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड में कभी कभार ऐसा सीन देखने को मिलता है कि विकेट जहां पर है और वहां पर से सपोज जो पर्टिकुलर बॉल है वो जा रही है, और एक व्यक्ति को यहाँ का टास्क दिया गया है और दूसरा फील्डर जो है वो यहाँ पर है, और बॉल यहाँ से जाते हुए यहाँ पर आने वाली है। तो क्या होता है, ये भी व्यक्ति इसकी तरफ दौड़ता है और ये भी व्यक्ति बॉल की तरफ दौड़ता है, और दोनों में क्या हो जाती है, टक्कर। तो सही मूवमेंट पे आपको जॉब को डिफाइन भी करना पड़ेगा कि ये किसका काम है ना। देखो गली क्रिकेट होता है ना, कभी कभी कोई कोई फील्डर होता है ना, वो अपने आप को बहुत 30 मार्क का समझता है। बॉल कहीं भी जाएगी, है ना, बॉल यहाँ पर भी आएगी ना, तो वो यहाँ से भाग के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, बॉल इधर आई तो वो इधर से दौड़ के इधर आ जाएगा, मतलब उसको ही बॉल पकड़ना है, सब जगह का काम उसको ही करना है। ऐसा चलता है क्या? नहीं, है कि नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना जॉब डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सब लोग सोचेंगे ये मेरा टास्क है और करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि ये मुझे काम करने देता नहीं है, जबकि क्लियर होना चाहिए। माइंड योर ओन जॉब, माइंड योर ओन जॉब। सो राइट मैन ऑन द राइट जॉब। नंबर 4, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही आपने जॉब डिफाइन किया और उस पर्टिकुलर पर्सन को वहां पर एक्टिवेट कर दिया, है ना, उसको वर्क डेलीगेट कर दिया आपने, तो आपने क्या क्लैरिफाई किया, आपने उस पर्सन का अथॉरिटी क्या है, पावर्स क्या है ये बताया, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर्स।
ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटीज। सो पावर्स एंड ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस द रोल टू एवरी मैनेजर। तो जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं तो हर एक मैनेजर का क्या रोल है वो डिफाइन किया जाता है, और रोल के साथ साथ उसकी क्या अथॉरिटीज है, दैट मीन्स पावर्स, एंड उसकी क्या ड्यूटीज है, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये फिक्स की जाती है। दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर। डेलीगेटिंग का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड करना। हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? पावर दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, एंड क्लैरिफाइंग द वे ही हैज टू एक्सरसाइज दिस पावर। किस तरीके से उसको अपने इस पावर का इस्तेमाल करना है ये भी उसको क्लैरिफाई करके देंगे, सो दैट मिसयूज ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस, ताकि पावर का मिसयूज ना हो। Well-defined jobs and responsibility helps in bringing efficiency into managers working। अगर आपका जॉब वेल डिफाइन है तो इसकी वजह से जो पर्टिकुलर मैनेजर है उसके काम में एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगा। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। आज ही के दिन मैं एक न्यूज में देख रहा था कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश बाबू, उन्होंने एक अभी ऑनलाइन ग्रीवेंसेस पोर्टल लॉन्च करने की बात की। क्या ये कि जो जनता को शिकायत है या कई बार जो एफआईआर वगैरह लॉन्च करने की बात होती है, लेकिन जो पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है ना, जो भी वहां पर पुलिस होगी, तो पुलिस क्या करती है? बायस डिसीजन लेती है। वो अपने मन से तय करती है कि मुझको ये एफआईआर दर्ज करनी है कि नहीं करनी है। तो कोई पीड़ित वर्ग है ना, कोई ग्रीवेंसेस वाली पार्टी है, तो वो सोचती है कि इसका इसका एफआईआर या इसका कंप्लेन हमें लेना है कि नहीं लेना है। तो कई बार क्या होता है, जो पीड़ित होते हैं, जो शोषित होते हैं, जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना, वो अपना केस दर्ज ही नहीं करा पाते। तो यहाँ पर जो पुलिस अथॉरिटी है वो क्या कर रही है? अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है, अपने फेवर अनफेवर, लाइक डिसलाइक, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कंप्लेन को दर्ज कराती है या नहीं कराती है। तो ऐसे केस में वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने डिसीजन लिया कि अब ऑनलाइन पर भी आप क्या कर सकते हो? अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हो, ताकि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हम तक में पहुंचे, और जिस पर्टिकुलर पुलिस ने आपका सपोर्ट नहीं किया या आपका जो कंप्लेन है वो लेने से मना किया, उसके ऊपर हम एक्शन डायरेक्टली लेंगे, है कि नहीं? तो कई बार क्या होता है, अथॉरिटीज का रॉन्ग इस्तेमाल होता है। तो ये भी हमको क्लैरिफाई कराना पड़ता है कि जो पावर्स हम दे रहे हैं उसका किस तरीके से यूज करना है। ओके, पॉइंट नंबर 5, एस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तालमेल। प्रॉपर तालमेल होना चाहिए। तालमेल का मतलब क्या हो जाता है? मेरा प्लानिंग आपके प्लानिंग से मैच होना चाहिए। कई बार इसका एग्जांपल दिया है कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है, हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है, वो चाहता है कि सेल्स में इंक्रीज हो 20% से। कितने परसेंट से इंक्रीज हो? 20% से। बट मुझे बताइए, अगर इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका साथ देगा ही नहीं, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ पता ही नहीं, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना यूनिट प्रोड्यूस बढ़ाया ही नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई ही नहीं,
तो सेल्समैन कितना भी ऑर्डर लेकर के आ जाए, कस्टमर कितना भी डिमांड करे, क्या आप सेल कर पाओगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि सेल्स डिपार्टमेंट ने परचेस डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक डिपार्टमेंट है, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सबको साथ में लेकर के बात करके प्लानिंग करके फिर आगे बढ़े कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन हो, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं आपके प्लानिंग से मैच हो जाए। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग के तो कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। दिस फंक्शन हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। It creates clear-cut relationship among positions and ensure mutual cooperation among individual। तो हमने जैसे ही स्टार्टिंग में जॉब को डिफाइन कर दिया, फिर मैनेजर्स को क्लैरिफाई कर दिया कि आपकी अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी वजह से किसका क्या पोजीशन है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन किसके साथ चर्चा कर सकता है, बात कर सकता है, ये सब कुछ हमने डिफाइन कर दिया है। और इससे एक म्यूचुअल कोऑपरेशन डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? म्यूचुअल कोऑपरेशन। Coordination or synchronization between all departments and different level of manager is important for smooth functioning of organizational activity। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, स्मूथ फंक्शन नहीं हो सकता है। आपने कभी कभी देखा होगा ना, कहीं कुछ ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है या कहीं पर कोई संगीत का प्रोग्राम होता है, तो जो सिंगर है और जो वहां पर म्यूजिशियंस हैं, उनके बीच में प्रॉपर क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। सिंगर यहां पर सोच रहा है कि मैं कोई कौन सा राग आलापूं कि ये जो म्यूजिशियन है वो ठीक ढंग से मुझे धुन दे पाए। लेकिन उसमें सपोज कोई ऐसा होगा म्यूजिशियन, वो बोलेगा कि लास्ट टाइम तूने मेरा बहुत इंसल्ट किया था ना, आज मैं तुझे बताता हूं। तो सिंगर बोलेगा आप थोड़ा सा धुन दीजिए, वो बोलेगा अरे तू गा रे, तू गा ना, मैं तेरे को सुर इधर से देता हूं। अब वो डर लगने लगेगा, भाई मैं गाऊं कुछ और ये बजाए कुछ और, तो तालमेल बिगड़ जाएगा, जनता को पसंद नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर तालमेल बैठना चाहिए, एक दूसरे का प्लानिंग मैच होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 इज हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। डेफिनेटली आप देख रहे हैं ऊपर जहां पर हमने पॉइंट नंबर 1 पे बात की थी, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। ठीक है ना? उसी पॉइंट को यहां पर एलॉबरेट किया गया है, हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। दिस फंक्शन डिटरमाइंस डिफरेंट पोजीशन, डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज एंड रोल्स आर क्लियरली स्ट्रक्चर्ड। तो हमने पहले डिफाइन कर लिया जॉब को, डिपार्टमेंट को सेग्रीगेट कर लिया, एक्टिविटीज को डेलीगेट कर दिया और सबका रोल डिफाइन कर दिया। ऐसे केस में क्या होगा? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ हो जाएगा। The utmost care is taken while placing right person in the right job with right authorities and responsibilities। तो यहां पर बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से जॉब के लिए आप किस पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं। होता है ना, घर में किसी का फंक्शन है, ज्यादातर देखोगे आप जो रिमोट एरियाज, जो विलेजेस हैं, वहां पर शादियां कैसी होती है, वहां पे कोई इवेंट मैनेजर नहीं आता है ज्यादातर। हाँ? आपके ही जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उसमें से आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कुक है, तो आप उसको कुकिंग से रिलेटेड, है ना, शादी में जितने लोग आएंगे उनका खाना वगैरह सब देखने के लिए जो कुकिंग का पूरा डिपार्टमेंट है उसको आप दे देंगे कि आप संभालना, आपको महाराज कहाँ से लेकर के आना है, कितना रिसोर्सेस आपको चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे देंगे, अगर उसका ट्रैवलिंग बहुत अच्छा है, उसके पास व्हीकल वगैरह है, वो जगह को जानता अच्छे से है, रिलेटिव्स को पहचानता है ना, हम उसका स्किल देखेंगे, उसको फिर हम दे देंगे कि ठीक है आप जा सकते हो, सब जगह आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनविटेशन के। फिर किसी को हम दे देंगे कि जो हमारे मैरिज के अंदर सबको गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कोई व्यक्ति शॉपिंग में बहुत अच्छा होगा, उसको क्लोथ का मटेरियल बहुत अच्छा देखने आता होगा, है ना, उसका उसमें प्रोफेशनलिज्म होगा कपड़े के अंदर, तो उसको हम भेज देंगे कि आप गिफ्ट वगैरह परचेस करने आप चले जाओ। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर प्लेसिंग राइट पर्सन इन द राइट जॉब, और साथ ही साथ उसको प्रॉपर अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं। ठीक है?
सो इट इज अचीव थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क। कैसे कर रहे हैं? वर्क डिवाइड करके। एंड डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी। अब किसी को हमने कुकिंग डिपार्टमेंट दे दिया तो वो पूरा रसोई में जाकर के, है ना, रसोड़े में कौन था जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, वो था। बट शादी में अचानक क्या हुआ, जो दूल्हे के फूफा जी हैं वो भी रसोड़े में आ गए और इंतजाम देख रहे हैं कौन सी सब्जी बन रही है। भाई पनीर की सब्जी बन रही है। अरे पनीर तो हर शादी में खिलाते हैं, आप इस शादी में एक काम करें छोले भटूरे खिलाई। वो अपना ही राग अलापने लगेगा, चलेगा क्या? नहीं, जिसको अथॉरिटी दिया है वो महाराज उसी की सुनेगा, है ना, वो किसी दूसरे अथॉरिटी को मानेगा नहीं, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दिस ऑल लीड्स टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो वर्क है वो बहुत एफिशिएंट हो जाएगा और इफेक्टिव हो जाएगा। हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब दो टर्म में हम ले सकते हैं। एक तो आपका टर्नओवर में ग्रोथ, ग्रोथ इन टर्नओवर, ठीक है। और दूसरा आपके प्रॉफिट में क्या इंक्रीज हो गया? प्रॉफिट। फिर हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? पहले आप सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, अब आप धीरे धीरे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हो, जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है ना। जैसे देखिए गोदरेज, गोदरेज ने अपना जो बिजनेस है वो लॉक से स्टार्ट किया था, वो लॉक सेल करता था। फिर धीरे धीरे वो कबर्ड में आ गया, कबर्ड, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज देखेंगे वो रियल स्टेट में भी आ गया है ना। इवन गोदरेज के सोप वगैरह भी आपको मिलते हैं। तो उसने क्या किया, बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिए। सेम भी पतंजलि देखिए, पतंजलि पहले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से आया था जो मेडिसिनल प्रोडक्ट थे, फिर धीरे धीरे वो एफएमसीजी में आ गया, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आ गया, है ना। और उसमें वो सोप, मिल्क, छाछ, दही सब कुछ बेच रहा है आज। तो ये क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। क्या है ये? डाइवर्सिफिकेशन। द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। करेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन जितना स्मूथ होगा, जितना एफिशिएंट फंक्शन करेगा, उतना ही ग्रोथ होगा। Clearly defined roles and responsibility, coordination among all the levels of management, personnel, and use of appropriate control techniques brings effective and at workplace and organization grows well. तो ऊपर दिए गए सारे पॉइंट्स अगर हम अच्छे से समझते हैं, कवर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ेगी। This is possible only when the organization structure is well defined. ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिफाइन किया। अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर काम नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 8, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द जॉब पोजीशन। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब आप डिफाइन करते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लेवल पे कौन होगा, मैनेजर्स कितने होंगे, डिपार्टमेंट कितने होंगे, उनके अंडर में कितने लोग काम करेंगे, ये सब आपने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। उनके जॉब और उनके पोजीशंस डिफाइन कर दिए। इट क्लियरली स्टेट्स द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। सबके ड्यूटीज और सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को पता है। एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, और इसी तरीके से वो लोग काम कर सकते हैं। It clearly states the duties and responsibilities of everyone. Everyone can work accordingly. Clarity in jobs and power helps in increasing mental satisfaction and it creates sense of security among the employees. तो जब कुछ आपने प्री-डिफाइंड करके रखा है, सबको अपने रूल्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये पता है, तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है, और जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी और इंक्रीज होती है।
Point number 9, scope for innovation. Scope for innovation. Organizing functions clears the role and activities to be performed. यही पॉइंट हम लोग हर एक जगह पर देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है वो क्लियर करता है कि रोल क्या है और कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है. एम्प्लॉइज कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज. जब आपको पता है आपको क्या करना है तो आप अपने न्यू आइडियाज को वहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हो. दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लरिश द नॉलेज. इसकी वजह से मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, अपना टाइम टैलेंट्स को डेवलप करने में और नॉलेज को स्प्रेड करने में लगा सकते हैं. दिस स्कोप ऑफ इनोवेशन इनटू अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस in methods of work is possible only through a set of organizational structure. तो अगर आपका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा तभी हम इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, न्यू थिंग्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अदरवाइज सब जगह केओस रहेगा, है ना, सब अस्त व्यस्त रहेगा और आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे. पॉइंट नंबर 10, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. हमारा यहाँ पर मेन वर्क ही है कि रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना. और आपने अगर ये पहले से प्री डिफाइन कर लिया है तो यहाँ पर वेस्टेज को मिनिमाइज करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, यही हमारा मेन टास्क हो जाता है. दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब टू डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू जॉब स्पेसिफिकेशन. तो अगर हमने वर्क को डिवाइड कर दिया, अलग व्यक्ति को अलग जॉब दिया है तो इससे क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन. और स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या होता है, वहां पर वेस्टेज कम होने लगता है. ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम्स पॉसिबल. दिस राइट वर्कफोर्स यूटिलाइजेस अदर रिसोर्सेस एट इट्स ऑप्टिमम लेवल. ऑप्टिमम मतलब जितना होना चाहिए उतना, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है ना. सो दैट डिजायर रिजल्ट्स आर अचीव्ड विद इन डिफाइंड पीरियड. तो स्टिपुलेटेड पीरियड में जो रिजल्ट्स आपको चाहिए उसको अचीव किया जा सके, ऐसा काम हम करा कर ले पाते हैं. तो हमने देखा यहाँ पर 10 पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. पॉइंट नंबर 1 वाज फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन as well as operation. Point number 2, specialization. Point number 3, defines the job properly. Point number 4, clarifies authority and responsibilities. Point number 5, establishes coordination. 6, helps in effective administration. 7, helpful for growth and diversification. 8, create sense of security among employees. 9, scope for innovation. And last one is 10, helps in optimum utilization of resources. So done for the day. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन.